बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 4 जून और दिन है बुध का। इस व्लॉग में एक अहम ब्रेकिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और वो स्टोरी है जनाब फील्ड मार्शल और अर्दली सरकार के बारे में, और ख़ास तौर पे बड़े मियाँ साहब मोदी सरकार के साथ राब्ते में हैं नहीं हैं, पैगाम रसानी कौन कर रहा है, क्या कर रहा है और उन्हें किस बात की अब यकीन दहानी करवाई जा रही है। पाकिस्तान पे भारतीय हमले जारी और सारी हैं और हमारा पानी उन्होंने बंद कर रखा है और उस पे पाकिस्तान कोई जवाब नहीं दे रहा और किसी आला तरीन फोरम पर भी अभी तक पाकिस्तान ने कोई सदा बुलंद नहीं की। आखिर अर्दली सरकार पसे पर्दा कर क्या रही है, इसके बारे में एक अहम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि एक भरी महफिल में अर्दली ने अपने बॉस फील्ड मार्शल को रुस्वा करवाया है और इंतहाई उनको नदामत का सामना करना पड़ा। लेकिन पहले ज़रा आवाज़ खल्क और नकाराए खुदा उसका जायज़ा लेते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। नून लीग ने समड़ियाल इलेक्शन इंजेक्शन टीके लगवा कर जीता। एक इंजेक्शन का मतलब है 10,000 वोट, 2 इंजेक्शन का मतलब है 20,000 वोट और 3 इंजेक्शन का मतलब है 30,000 वोट। और उन्होंने 3 इंजेक्शन लगवाए और बॉक्सेस इसके अलावा उठाए। ये इंकशाफ नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने किया है। इसका मतलब है कि इस जाली समड़ियाल का इलेक्शन जीतने के लिए जाली सरकार ने 30,000 से ज़्यादा वोट जो हैं वो चोरी किए हैं। समड़ियाल इलेक्शन नून लीग ने हर यूनियन काउंसिल पर ग्रुप्स बनाए हुए थे। गुजरांवाला के 3 तगड़े बंदूकों वाले MNAs और MPAs और सियालकोट के एक पुराने सियासी खानदान के नौजवान के जत्थे मैंने खुद देखे। जत्थे बनाकर आए और पोलिंग स्टेशन से बॉक्सेस उठाकर ले गए। उन्होंने पीपल्स पार्टी के एजेंट्स को भी निकाल मारा और PTI के एजेंट्स को भी मारा। ये है हकीकत समड़ियाल के इलेक्शन की। इसके साथ साथ जो जीती हैं, जिनको जितवाया गया है उम्मीदवार नून लीग की, उन्होंने कहा है कि मैंने खुद देखा है कि प्राइवेट लोग जो हैं प्राइवेट लोग सिविल कपड़ों में PTI के पोलिंग एजेंट्स को मार रहे थे और उनके सर फाड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये ना तो पुलिस थी और या ना ही नून लीग के कारकुन थे। तो जनाब इलेक्शन भी जितवा दिया आपने नून लीग को और जाली वोट भी डलवा दिए नून लीग को और सब कुछ हो गया और सहूलतकारी सब कुछ कर दी। लेकिन जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि ये जो मार पिटाई की गई, जो इलेक्शन चोरी किया गया, ये हमने नहीं करवाया। ये जनाब रावलपिंडी सरकार से जाके पूछें, उन्होंने आपकी पिटाई करवाई होगी, हमने पिटाई नहीं करवाई। तो ये इसे कहते हैं पंजाबी में होर चूपो। अब एक और ख़बर है, ये मैं सारी खबरें जनाब फील्ड मार्शल के लिए हैं कि वो देखते जाएं और सुनते जाएं। हो सकता है उन तक ये खबरें ना पहुंच रही हों, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनके जो सबॉर्डिनेट हैं वो अगर कोई ऐसी खबर लेके जाते हैं जो कि नून लीग के, मरीम सरकार के, शहबाज सरकार के खिलाफ होती है या एम्बेरस करे या हुकूमत के खिलाफ हो, तो उसकी फिर बहुत बड़ी दुर्गत बनाई जाती है। लिहाजा अब बहुत सारी खबरें जो हैं नेगेटिव, जो कि हकीकत पर मबनी हैं, वो अब उन तक पहुंचती ही नहीं। ज़रा सुनिए कि FIA के मुताबिक, ये मेरा महकमा नहीं और ना ही किसी अपोजिशन जमात का है, FIA वफाकी महकमा है और इसको नकवी सरकार इसके बॉस हैं। उन्होंने कहा है कि 2023 से अब तक 52,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो बैरूने ममालिक से डिपोर्ट किए जा चुके हैं, यानी कि वापस पाकिस्तान पहुंचाए जा चुके हैं, जिनमें सऊदी अरब से वापस आने वाले 5,000 भिखारी भी शामिल हैं। DG पासपोर्ट ने बताया कि गुज़श्ता साल ईरान ने 34,000 पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने पर वापस भेजा ईरान ने। उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात, इटली, बरतानिया, यूरोप के चंद दीगर ममालिक ने पाकिस्तान के लिए स्टूडेंट वीज़ा बंद कर दिया है और यूरोप में 1,25,000 जबकि अमेरिका में 10,000 से ज़ायद
پاکستانیوں نے سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے دی ہے، جبکہ 1.5 لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے۔ اور جب آپ سیاسی پناہ کی درخواست کو لینے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں اس کے لیے زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ اور ڈی جی پاسپورٹ نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں اس وقت 1.3 کروڑ پاکستانی پیشہ ورانہ شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور ان میں بڑی تعداد مشرق وسطیٰ، یورپ اور شمالی امریکہ میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کی قائمہ کمیٹی اوورسیز پاکستانیز کے اجلاس میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ یورپ اور امریکہ میں مجموعی طور پر 1,35,000 پاکستانیوں نے سیاسی پناہ کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ یہ سچویشن اس وقت ہے جناب بیرون ملک اوورسیز پاکستانیوں کی، اور خاص طور پہ اب پہلے یو اے ای نے ویزا پابندیاں عائد کی، اور اب سعودی عرب نے بھی ویزے کے اجرا پر پاکستانیوں کے لیے ویزے کے لیے قواعد سخت کر دیے ہیں، یعنی ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا شعبہ زراعت کا جائزہ لیتے ہیں فیلڈ مارشل کے لیے، کیونکہ یہ سارا نظام جو ہے وہ ان کی زیر سایہ چل رہا ہے، ان کی زیر کمان چل رہا ہے، اور آگے جو موجود ہیں وہ ہے نون لیگ، وہ ہے پیپلز پارٹی، وہ ہے باپ پارٹی، اور یہ سارے کے سارے کاف لیگ، ایم کیو ایم، یہ ان کے ہیں جناب چہرے ہیں، تو ان کے فیس ہیں۔ تو صورتحال کیا ہے؟ شعبہ زراعت میں آم کی فصل 75% کم ہو چکی ہے۔ اس سال کینو کی ایکسپورٹ 50% کم ہوئی ہے، پیاز کی ایکسپورٹ 50% کم ہو گئی ہے، مکئی کی ایکسپورٹ 87% کم ہو گئی ہے، کپاس کی امپورٹ 327% اضافہ ہو گیا ہے۔ اور یہ ہے صورتحال پاکستان کی اکانومی زرعی پالیسی کی۔ یہ زرعی پالیسی ہے اور یہ ہماری زراعت کا حال ہے، جس سے ہم 65% جو ہیں ہماری آبادی ان سے منسلک ہیں، شعبہ زراعت سے، زراعت کے پیشے سے، اور ہماری جو بیک بون ہے معیشت کی وہ زراعت ہے۔ اور زراعت کا حال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ کسانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، ان کی فصلوں کو خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی لیے اب آنے والے دنوں میں جب قحط سالی آئے گی تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب جو اگلی خبر ہے ٹیکسوں کے حوالے سے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے معیشت کو استحکام دیا ہے، تو ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بھی ایک رپورٹ ہے، سرکاری رپورٹ ہے، میری اور آپ کی نہیں ہے۔ اس میں جو سامنے چیزیں آئی ہیں اس میں جناب تنخواہ دار طبقہ، پرائیویٹ تنخواہ دار یا سرکاری تنخواہ دار، اس نے 500 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے، 500 ارب روپے کا ٹیکس۔ جبکہ دوسری طرف کیا صورتحال ہے جی؟ 11 ماہ برآمدات کے شعبے میں صرف 96 ارب 36 کروڑ روپے کا ٹیکس، یعنی کہ 96 ارب کا ٹیکس لگا، اور اس کے بعد 11 ماہ میں جائیداد کی خرید و فروخت سے متعلق 110 ارب ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا گیا، جائیداد کی خریداری 109 ارب وصول کیا گیا، اور تھوک کے کاروبار سے، ہول سیل سے 11 ماہ میں صرف 22 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا ہوا، اور جو پرچون کا کاروبار یعنی کہ چھوٹے دکاندار لوگ جو ہیں ان سے صرف 33 ارب روپیہ اکٹھا کیا گیا، یعنی کہ 55 ارب روپیہ کاروباری طبقے سے، جن کے ساتھ کروڑوں لوگ وابستہ ہیں اور جن کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ سرکاری ملازمین، ان سے 500 ارب روپیہ ٹیکس وصول کیا گیا۔ تو یہ ہے ایک آئینہ دکھانے والی چیز، اس کو ذرا سوچئے سمجھیے، خاص طور پہ جناب فیلڈ مارشل ضرور اس پہ غور کریں کہ جناب یہ جو اردلی سرکار ہے، مریم سرکار ہے، یہ سب کچھ کر کیا رہی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں جی کہ دانیال عزیز صاحب ہیں، کافی ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، پروفیشنل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بینکوں نے ستمبر 2024 سے اب تک پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ صورت میں مارکیٹ میں 1.08 ٹریلین روپیہ ڈالا ہے۔ اگر ماضی کوئی پیمانہ ہے تو ستمبر 2025 کے بعد مہنگائی دھماکے سے بڑھے گی۔ تیار ہو جائیں اور تیار ہو جائیں۔ یہ ہے دانیال عزیز کی وارننگ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں جناب کہ ابھی بھی ہماری جو معیشت ہے وہ قرضوں کی معیشت چل رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے
तक हमारे जिम्मे जो कर्ज था वो 90,000 अरब रुपया था, 90,000 अरब। और अब मेरा ख्याल है कि वो 90,000 अरब से तकरीबन उसमें कोई 2-4 हज़ार अरब और इस बढ़ गया होगा। उसकी वजह यह है कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है, गैर मुल्की करेंसी का रेट बढ़ रहा है और पाकिस्तान के रुपए की कदर रोज़ बरोज़ गिर रही है। और जब रुपए की कदर गिरती है तो पड़ा जो कर्जा है वो भी, उसकी भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो 90,000 अरब था और अब मजीद एशियाई तरक्याती बैंक से पाकिस्तान ने 80 करोड़ डॉलर का एक और प्रोग्राम भी मंजूर करवा लिया है। कर्ज की पीछे थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाकाए मस्ती एक दिन। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। आगे बढ़ते हैं। टोल टैक्स, मोटरवे पे सफ़र करने वाले जो हमारे रोज़मर्रा के पाकिस्तान के शहरी, उनके लिए क्या है? उनके लिए यह है कि मोटरवे पर टोल टैक्स में रवां बरस 5वीं मरतबा इजाफा कर दिया गया है और नॉन एम टैग गाड़ियों और कम बैलेंस वाली गाड़ियों पर 50% इजाफी टोल चार्जेस लागू होंगे। इत्तलाक 15 जून से होगा और इस्लामाबाद से लाहौर अपनी कार में सफ़र करने वालों को 1800 रुपया टोल टैक्स देना होगा एक साइड का। यानी आप अपनी फैमिली के साथ या अपने बच्चों के साथ या अकेले आपने लाहौर जाना है और लाहौर से वापस आना है, अपनी कार पे जाना है, तो आपको 3,600 रुपये सिर्फ टोल टैक्स देना होगा। 3,600 रुपये। तो आपको ये मालूम है कि मोटरवे और ये हाईवेज किसके पास हैं? ये हमारी फील्ड मार्शल सरकार के पास हैं। तो इसलिए जनाब ये एक और चीज़ है। उसके बाद और इतनी खबरें हैं कि आप शायद मैं बयान करता रहूं तो मामलात जो हैं पूरा दिन पूरी रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल बयान करते करते वो पूरे नहीं होंगे और वक्त गुजरता जाएगा। अब एक और ख़बर है जी, क्योंकि हम दहशतगर्दी में आलमी सतह पे जो इंडेक्स आया उसमें हम दूसरे नंबर पे हैं और हमने सेकंड पोजीशन ली है दहशतगर्दी के मामले में। अब ज़रा आते हैं मीडिया, ज़ाहिर राय की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, उसके बारे में हम कहाँ खड़े हैं। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने 2024-25 की पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसे शहीद होने वाले सहाफ़ियों के नाम किया गया है। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2024 के ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान मजीद 2 दर्जे नीचे चला गया है और तनज़्ज़ुली के बाद हमारा नंबर 152 नंबर पर आ गया है। और 3 मई 2024 से 3 मई 2025 के दौरान 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। कातिलों को आज तक सज़ा नहीं मिल सकी और उसमें हमारे शहीद अरशद शरीफ भी शामिल हैं, जिन्हें केनिया में कत्ल किया गया, पीछा करके कत्ल किया गया और उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। ये है हमारी सरकार जो कि इस्लामी असूल बयान करते करते थकती नहीं है। और इसके साथ ही 7 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया और इस दौरान सहाफ़ियों पर अगवा, तशद्दुद और मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि हकीकत में इन मुकदमात की तादाद सैकड़ों में है मुल्क भर में, क्योंकि ऐसे बेशुमार खुफिया मुकदमात दर्ज किए गए हैं जिनको किसी के बारे में इल्म ही नहीं है। और वो ऐसे मुकदमात हैं कि बवक्त ज़रूरत काम आने, जब भी किसी को पकड़ना होगा तो वो पुरानी FIR पड़ी होगी, दूर दराज किसी इलाके में वो निकाली जाएगी और उस सहाफ़ी को उठा लिया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत ने 2025 के कानून जो बनाए हुकूमत और सहाफ़ियों और सोशल मीडिया के सार्फिन के लिए, वो माजी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और बलूचिस्तान कोयटा प्रेस क्लब को कई बार बंदिश का सामना करना पड़ा। और मजीद ये कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत आज़ादी सहाफ़त को फ़रोग़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। यह है सूरत हाल और यह है सिचुएशन। जबकि एक और ख़बर वो भी बड़ी दिलचस्प है और वह जनाब पटवारियों की भर्ती, नए पटवारियों को भर्ती किया जाए। पुराने पटवारी काम नहीं कर रहे और पटवारी कम है और काम ज़्यादा है। और ये दिलचस्प खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ज़ेर बहस आई और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि पटवारी ऑफिस में लोग खार होते हैं और इस्लामाबाद में 1981 से पटवारियों के रूल्स नहीं हैं और
आज 45 सर्कल्स को 9 पटवारी चला रहे हैं और मुंशी साथ बैठे हुए हैं। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि पटवारियों की भर्ती के लिए डिप्टी कमिश्नर को एक चांस दे रहा हूं, 1 हफ्ते में एनओसी जारी करके भर्ती किए जाएं। अब आते हैं ज़रा उस खबर की तरफ जो मैंने आपको बताया था कि मामला क्या है। सिंध ताश मुआहिदा मोदी सरकार ने, भारत ने बंद किया हुआ, मुअत्तल किया हुआ, हमारा पानी उसने बंद कर दिया है। हर रोज़ हमारे पानी का लेवल जो है वो गिर रहा है और इधर हमारी फसलें जो हैं उनको पकाने के लिए पानी नहीं है। तो उस पर अभी तक किसी किस्म का कोई एक्ट नहीं किया गया, जबकि बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए गए थे और कहा गया था कि पानी हमारी रेड लाइन है, पानी हमारी शहरग है और पानी बंद करेंगे तो हम सांस बंद कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि पेशावर में एक जरगा था और उसमें वज़ीर आज़म अर्दली सरकार भी थी और फील्ड मार्शल भी उसमें मौजूद थे। तो अर्दली सरकार ने क्या कहा फील्ड मार्शल की मौजूदगी में? उन्होंने कहा कि भारत की धमकियों का तोड़ निकालने के लिए हम उसके अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए अब हम सूबों के साथ मिलकर पानी ज़ख़ीरा करेंगे और यह कि अब रेड लाइन और ऐलान जंग तसव्वुर किए जाने से होती हुई जो सिंध ताश मुआहिदे का मुतबादल निज़ाम तैयार करने पर ये आमादा हो गए हैं। और कहाँ बुलंद बांग दावे और कहाँ ये कहा जा रहा है कि अब हम पानी ज़ख़ीरा करेंगे। इसका मतलब है कि आपने नरेंद्र मोदी को और अंकल मोदी को और मोदी भाई को बिल्कुल गले से लगा लिया है और उसे खुली छुट्टी दे दी है कि आप जो चाहे करें, हम आपको गर्म हवा आपकी तरफ नहीं आने देंगे। और शायद बाबूजी भी इसीलिए लंदन में मुकीम है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।